नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, जेपीएससी और बीपीएससी के जितने भी स्टूडेंट हैं, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक से। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को समझिए। देखिए, ये जो आप फंडामेंटल राइट्स देख रहे हैं, ये आपके आज जो मैं जेपीएससी बैच में स्टार्ट कर रहा हूँ और बीपीएससी बैच में ये वीडियो जाएगी, ये शायद यूट्यूब पे भी जाएगा। तो फंडामेंटल राइट्स जो दरोगा बैच में आपको मैंने पढ़ाया है, कितने क्लास में मैंने पढ़ाया है सर? 2 क्लास में पढ़ाया है। और कितना समय लिया है? अप्रॉक्स 2 घंटे का समय में मैंने चीज़ें ख़त्म कर दी है। ठीक है, लेकिन ध्यान से अब समझिए, ये जो मूल अधिकार है, स्पेशली पीसीएस लेवल पे अगर आप जब पढ़ रहे होते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका फंडामेंटल राइट्स हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है हर एग्जामिनेशन के लिए, फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार जो एक आम जनता को दी जाती है। किससे बचने के लिए? जिस प्रकार से आपने कोरोना से बचने के लिए एक वैक्सीन लिया ना, उसी प्रकार से ये आपका एक मूल अधिकार, एक वैक्सीन है। अभी आपको सब चीज समझ में आएगी भाई। तो इसे खत्म करने में बहुत अच्छा खासा मैं समय लेने वाला हूं। कम से कम मूल अधिकार में कम से कम भी अगर चलेगा तो कम से कम 6 से 8 घंटे का लेक्चर होने वाला है। ठीक है, मतलब 6 से 8 घंटा अप्रॉक्स मान के चलिए, शायद ये 10 घंटे तक जाएगा। देखिए, रीजन बस इतना सा है कि यहाँ आपको 12 से 35 आर्टिकल केवल पढ़ाना नहीं है, इसको प्रैक्टिकली आपको दिखा करके समझाना है कि मूल अधिकार भाई कितना बड़ा रोल आपके लिए अदा करती है। आपके रियलिटी आपको समझ में आएगी कि आपके पास कितना बड़ा हथियार आपको एज ए मूल अधिकार दिया है आपके संविधान ने। आप जब कोई धरना या फिर कोई भी प्रोटेस्ट करते हैं तो कितना राइट है और कितने हद तक, कितने सीमा तक या कोई आपको छू नहीं सकता है, ये आपको सब कुछ समझ में आएगा। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पीटी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, देखिए नोट्स तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, नो डाउट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्लास की बातें बताई गई हर एक लाइन। तो देखिए, पीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज से आप कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा लीजिए, किसी भी पीसीएस, हालांकि कोई भी एग्जामिनेशन में कर दूं तो क्वेश्चन रहता ही है। फिर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको यहाँ पर सवाल आते हैं, और दूसरा इंटरव्यूअर भी आपसे सवाल कर लेगा। अब बहुत तरीके का सवाल यहाँ बन सकता है। चलिए तो भाई, हम लोग आज का सेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो हमारे जेपीएससी बीपीएससी बैच से जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए। अभी बहुत शानदार वे में सावन ऑफर भी चल रहा है, तो इस सावन ऑफर का मजा उठाइए भाई। तो खैर चलिए भाई, बातें करेंगे इधर उधर की कम बातें, मेन हमारा टारगेट है फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, सबसे पहले आपने एक यहाँ पे सुना, और यही चीज को देखिए, फंडामेंटल राइट्स को जब मैंने आपको नोट्स दिया या पढ़ाया दरोगा बैच में या एनटीपीसी बैच में या सीजीएल बैच में, वहां आपको क्या मैंने लिख के दिया? मौलिक अधिकार। तो भाई अपना स्टैंडर्ड भी बढ़ाया जाएगा वैसे ही ना, जब आप अपना एग्जामिनेशन की तैयारी का स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे। आप अगर संविधान पढ़े होंगे, संविधान का या आपके पास पुस्तक होगा, तो आप खोल करके देख लीजिएगा, कहीं भी आपको मौलिक अधिकार देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, कहीं भी ये शब्द आपको नहीं मिलेगा। आपको शब्द मिलेगा मूल अधिकार। यानी क्या बोलेंगे सर? मूल अधिकार। तो अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने आप को चेंज कर लीजिए, क्या वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा अब आपके लिए? मूल अधिकार, ना कि मौलिक अधिकार। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले इस मूल अधिकार के बारे में बात करूं, हमने आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया? भाग 1 यानी कि पार्ट 1 मैंने पढ़ाया आपको। इसमें मैंने क्या बताया भाई? केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया, आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक। फिर हमने आपको पार्ट 2 पढ़ाया। पार्ट 2 में हमने आपको कंप्लीट सिटीजनशिप के बारे में, एनआरसी वगैरह, रोहिंग्या वगैरह सब कुछ का मैंने कंसेप्ट दे दिया है, जिसमें हमने देखा आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11। अब हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 3, और सबसे बड़ा पार्ट यही होगा, और एक पार्ट 5 होगा प्रेसिडेंट वगैरह, ये सारी चीजें, जिसमें हम देख रहे हैं फंडामेंटल राइट्स 12 से लेकर के 35 तक। तो एक कदम भाई, मतलब कोई आर्टिकल आपका छूटने वाला तो होगा ही नहीं, और कोई ऊपर ऊपर कोई चीज निकलेगा नहीं। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया सर? क्लियर हो गया। अब सबसे पहले मूल अधिकार से पहले आपको एक शब्द को समझना होगा, अधिकार के बारे में। ठीक है, किसके बारे? आपको पहले ये तो समझ में आना चाहिए कि भाई अधिकार हम बोलते किसको है? मूल तो पहले लग रहा अधिकार से, उससे पहले हमें अधिकार के बारे बता दीजिए। तो अधिकार कहने का मतलब क्या है? अधिकार का अर्थ क्या है? तो अगर अधिकार को एकदम सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाना चाहूं, तो अधिकार आपको कुछ करने की, ठीक है, कुछ करने की
या कुछ ना करने की स्वतंत्रता देता है, या कुछ ना करने की स्वतंत्रता आपको देती है। कौन मेरे भाई? अधिकार का अर्थ ये मैंने बताया। अधिकार क्या होता है? कुछ करने की या कुछ ना करने की स्वतंत्रता। आपकी मर्जी है, अगर आपकी काम करने की आज करिए, ये आपका अधिकार है, और अगर मन नहीं है आज आपको अपनी दुकान खोलने की तो आप नहीं खोलेंगे, ये आपकी अधिकार है। ठीक है, ठीक है। लेकिन अब इसी के पहले एक वर्ड आपको मिल रहा है, पहले अधिकार से पहले लगा हुआ है, यह है आपका मूल अधिकार। अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ये मूल अधिकार और इस अधिकार में दोनों में बड़ा कौन है, अभी कंपैरिजन आपको समझ में आएगा। तो देखिए, जब मूल अधिकार के अर्थ को हम समझने चलते हैं तो हम इसे दो तरीके से समझेंगे। एक तो इसका एक नकारात्मक रूप लेंगे और इसका एक सकारात्मक दृष्टिकोण से। ठीक है, सकारात्मक दृष्टिकोण से इसके अर्थ की बात करेंगे और एक होगा आपका नकारात्मक दृष्टिकोण से इसका अर्थ। क्लियर? अब मैं आपको यहां पर एक चीज पहले बताऊं। देखिए, मूल अधिकार आपको दिया किसने है? मूल अधिकार आपको संविधान ने दिया है भाई। अब कभी ये सोचे आपको क्यों दिया गया है? जैसे आपने अभी सुना था एक बहुत खतरनाक बीमारी जो आई, कोरोना। इससे बचने के लिए आपने क्या लिया सर? आपने वैक्सीन लिया। ठीक है, किससे बचने के लिए? कोरोना से बचने के लिए। उसी प्रकार आ जाइए संविधान में, अब उसी प्रकार कोरोना के जगह मैं लिख रहा हूं राज्य। अब ये राज्य का मतलब आपको उत्तर प्रदेश राज्य, बिहार राज्य, झारखंड राज्य, उत्तराखंड राज्य, हिमाचल प्रदेश राज्य, ये राज्य नहीं है। तो ये कौन सा राज्य है? ये मैं आपको आर्टिकल 12 में, हमारे संविधान के जो निर्माता थे वो सबसे पहले उन्होंने आर्टिकल 12 में यही कार्य किया कि राज्य कहते किसको है भाई, हम इसको परिभाषित करते। तो वो मैं आपको बताऊंगा, पहले अभी सुनिए कहानी को। तो हमने कोरोना से बचने के लिए क्या लिया सर? वैक्सीन लिया। उसी प्रकार हमें राज्य से बचने के लिए, या राज्य हमारे ऊपर तानाशाही शासन ना करे, उससे बचने के लिए, या हमारे जीवन में हस्तक्षेप ना करें, तो उनको कंट्रोल, उन पे लगाम रखने के लिए हमें संविधान ने क्या दिया भाई? हमें संविधान ने दिया मूल अधिकार। तो क्या हो गया आपका? एक प्रकार से जो वैक्सीन हो गया, वही वैक्सीन क्या हो गया? मूल अधिकार। और ये जो बीमारी थी कोरोना, और ये किस बीमारी से बचने के लिए भाई हमें मूल अधिकार मिली है? तो ये हमें राज्य से बचने के लिए। राज्य की निरंकुशता सरकार अगर हो जाए, तानाशाही सरकार हो जाए, वो अगर हमारे आम जीवन में अगर हस्तक्षेप करने लगे, तो अगर वो हस्तक्षेप करने लगेगा तो उसको रोकेगा कौन? उस राज्य को रोके कौन कि आप आम जीवन, जो आम नागरिक है उनके जीवन में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, तो उनको रोकने वाला कौन है? तो ये वैक्सीन यानी कि मूल अधिकार है। यानी क्या कि अगर मैं राज्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो मूल अधिकार क्या है? एक नकारात्मक रूप है या नहीं? बताइए, है कि नहीं भाई? यानी राज्य के लिए, ये राज्य क्या है मैं अभी आपको समझाऊंगा, ये एकदम भूल जाइए, बस इतना समझिए, राज्य का मतलब सरकार। यानी सरकार, ठीक है, सरकार आपके ऊपर तानाशाही शासन ना करे या आपके आम जीवन में हस्तक्षेप ना करे, तो ये ना करे, इसको रोकने वाला कौन है? तो वो रोकने वाला आपका मूल अधिकार है। इसलिए ये एक नकारात्मक डेफिनेशन हो गया मूल अधिकार का। नकारात्मक क्यों? क्योंकि भाई ये सरकार के लिए क्या अच्छी बातें हैं? नहीं है, क्योंकि ये सरकार को क्या कर रहा है? लगाम लगा रहा है। अब सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मूल अधिकार जो आम जनता है या आम जो मानव है उनके सर्वांगीण विकास के लिए, ठीक है, उनके सर्वांगीण विकास के लिए काफी आवश्यक है। अब ये सर्वांगीण विकास कहने का मतलब ये कि सर्वांगीण यानी कि सभी क्षेत्रों में मानव का क्या हो? विकास हो। जैसे चाहे वो भौतिक क्षेत्र हो, चाहे वो नैतिक क्षेत्र हो, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे वो भौतिक उन्नति हो, हर क्षेत्र में मानव का क्या होना चाहिए? उन्नति। और ये कौन करा रहा? आपका मूल अधिकार। ये मूल अधिकार ही तो आपको एक सकारात्मक दृष्टिकोण से अगर देखें भाई, और इसको सकारात्मक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये मानव के लिए, आम जनता के लिए क्या है? एक पॉजिटिव, अगर देखा जाए तो एक पॉजिटिव विचार है, या फिर मानव के लिए एक पॉजिटिव कार्य हो रहा है कि नहीं इस मूल अधिकार से? उसका क्या हो रहा? सर्वांगीण विकास हो रहा। इसीलिए मैंने कहा कि जो आपका मूल अधिकार है, इस मूल अधिकार के अर्थ को हम दो प्रकार से समझेंगे। एक तो इसके नकारात्मक रूप में समझेंगे कि ये जो मूल अधिकार है, राज्य में, राज्य जो सरकार हो गई, चाहे वो राज्य कोई भी हो सकती है, केंद्र सरकार हो सकती है या राज्य सरकार हो सकती है, अभी मैं राज्य को डिफाइन करूंगा,
उन पे लगाम लगाने के लिए हमें क्या दिया गया, संविधान ने मूल अधिकार दिया है। तो ये नकारात्मक अर्थ हो गया। सकारात्मक की ये हमारे सर्वांगीण विकास के लिए ये मूल अधिकार क्या है भाई, काफी आवश्यक है। सर्वांगीण विकास मतलब हर एक क्षेत्र में, भौतिक, नैतिक, आर्थिक, आपका आध्यात्मिक, बौद्धिक, सभी क्षेत्रों में हमारी उन्नति के लिए क्या आवश्यक है, मूल अधिकार। तो ये हो गया सकारात्मक अर्थ। अब यहां तक समझ में आ गया। अब बात आती है कि ये मूल अधिकार और अधिकार में कौन बड़ा है। ठीक है, मूल अधिकार और अधिकार में कौन बड़ा है भाई, हमें बताइएगा। मूल अधिकार में कौन बड़ा है, ये दोनों बराबर है। तो अभी आपको मैंने क्या बताया कि ये जो आपको मूल अधिकार है ये किसने दिया है, तो ये आपको संविधान ने दिया है। और रही बात अधिकार की, तो अधिकार कौन देता है, सरकार देती है। और सरकार कैसे देती है भाई, संसद से कोई भी कानून पास करके। तो सरकार ने भाई आपको अधिकार दिया है कि जितने भी हिंदू धर्म के जो लोग हैं, ठीक है, आप स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी मंदिर में जा सकते हैं, किसी भी समय पूजा वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आपको सरकार ने दिया, संसद बना, संसद में कानून पास करके। ठीक है, तो अब बताइए, और ये मूल अधिकार आपको संविधान ने दिया। तो भैया ये सरकार आपको दे रही है ये अधिकार, और ये सरकार ये संसद में कोई भी कानून बनाएगी तो किसके अधीन होकर के, संविधान के अधीन होकर के। तो भाई सरकार बड़ा या संविधान बड़ा, पहले ये बताइए। तो बोलेंगे सर संविधान बड़ा है। अगर संविधान बड़ा है और संविधान हमें मूल अधिकार दे रहा है, तो मूल अधिकार बड़ा या अधिकार बड़ा, तो सिंपल सी बात है, मूल अधिकार बड़ा। तो ये दो वर्ड आपको पहले समझ में आया, मूल अधिकार और अधिकार का मतलब। तो अधिकार और मूल अधिकार, तो अधिकार मतलब समझ में आ रहा है, ये कौन दिया है आपको, सरकार दे रही है, कुछ करने या कुछ ना करने की स्वतंत्रता। लेकिन जो हमें मूल अधिकार दिया गया है ये हमें संविधान ने दिया है, और ये किससे हमें रक्षा प्रदान कर रही है, तो राज्य से रक्षा प्रदान कर रही है। जैसे कि कोरोना वैक्सीन का कंसेप्ट रहा, तो कोरोना की जगह ये राज्य से हमें सुरक्षा प्रदान कर रहा है ये मूल अधिकार, ये वैक्सीन। अब सबसे पहले हम लोग आर्टिकल 12 देखेंगे। चलिए, जो हमारे संविधान जो निर्माता थे उन्होंने सबसे पहले यही कार्य किया, उन्होंने सबसे पहले काम किया कि हम राज्य को परिभाषित करेंगे। तो आर्टिकल 12 में सबसे पहले जो संविधान जो निर्माता थे, संविधान के निर्माण होने में कितना समय लगा, 2 साल 11 महीना 18 दिन। तो सबसे पहले उन्होंने राज्य को परिभाषित किया कि अगर हम आपको बोल रहे हैं कि ये आपको जो मूल अधिकार मिल रहा है, ये मूल अधिकार किससे आपको सुरक्षा प्रदान कर रहा है, राज्य से सुरक्षा प्रदान कर रहा है। तो भैया ये कोई एक बीमारी है, यानी कोई एक रोग है, इस रोग से ही सुरक्षा दे रहा है ये वैक्सीन। तो ये कौन कौन से रोग से हमें सुरक्षा प्रदान कर रहा है, तो ये राज्य को, यानी इस बीमारी को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 12 में। और आर्टिकल 12 में क्या लिखा गया है, अब ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लिखा गया है कि राज्य कहने का मतलब यह है कि भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार। नेक्स्ट, भारत की संसद, भारत की संसद कहने का मतलब क्या हो गया, लोकसभा प्लस राज्यसभा। नेक्स्ट, राज्य सरकार, राज्य सरकार और राज्य की विधानमंडल, और राज्य की विधानमंडल। राज्य की विधानमंडल कहने का मतलब समझ में आ रहा है, विधानसभा और विधान परिषद, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। 6 राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जितने भी स्थानीय प्राधिकारी है, अब स्थानीय प्राधिकारी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। तो देखिए स्थानीय प्राधिकारी का मतलब क्या है, मैं अच्छे से लिख दूं एक बार। स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी कहने का मतलब हो गया कि आपके जिले में डीएम हो गए, डीएसपी हो गए, एसपी हो गए, जिला पंचायत, ये सभी क्या होंगे आपके स्थानीय पंचायत, स्थानीय प्राधिकारी हो गए। ठीक है, ये राज्य का मैं डेफिनेशन बता रहा हूं, यानी इस राज्य के तहत कौन कौन आता है, ध्यान से समझिएगा। ये आर्टिकल 12 में आपको परिभाषित किया गया है कि भारत सरकार, भारत की संसद, राज्य सरकार, राज्य की विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी, और इसके साथ साथ अन्य प्राधिकारी लिख दिया गया। ठीक है, क्या लिख दिया गया, अन्य प्राधिकारी। ठीक है, अन्य प्राधिकारी, प्राधिकारी का मतलब क्या होता है, शक्ति प्रयोग करने का अधिकार जिनके पास है। ठीक है, और याद रखिएगा इस अन्य प्राधिकारी के तहत ही जितने भी सरकारी कंपनी में काम करने वाले जो लोग होंगे, सरकारी कंपनी कहने का मतलब सरकारी नौकरी जो कर रहे होंगे, यानी कि जितनी सरकारी संस्था में काम करने वाले जितने लोग हैं, ठीक है, सरकारी जितने लोग हैं काम करने वाले, वो सभी राज्य के तहत होंगे। क्लियर है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो सरकारी नौकरी में है,
तो वो आर्टिकल 12 के तहत राज्य के डेफिनेशन में है और वो आपके मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता। और अगर उल्लंघन करता है या हस्तक्षेप करता है आपके आम जीवन में, तो आप इसके लिए कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। चलिए एक बार फिर से, हमने आपको यह बताया सर कि आर्टिकल 12 में क्या बोला गया है? राज्य को परिभाषित किया गया। राज्य का मतलब कोई राज्य नहीं है हिमाचल प्रदेश, बिहार राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तराखंड या फिर झारखंड राज्य, ये कोई राज्य की यहाँ पे ये बात नहीं हो रही है। ये राज्य कहने का मतलब ये है कि आप पढ़ रहे हैं मूल अधिकार, और ये मूल अधिकार एज अ वैक्सीन है जो रोग से आपको बचा रहा होगा। और इस रोग में कौन कौन से रोग है? कोरोना है, टाइफाइड है, कौन कौन सी रोग है? तो वही राज्य से बचने के लिए, राज्य के आपके आम जीवन में या फिर आपके ऊपर तानाशाही शासन ना करे, इसके लिए आपको मूल अधिकार दिया गया। तो इस राज्य के तहत तो कौन कौन आएगा? तो आर्टिकल 12 में लिखा है भारत सरकार और भारत की संसद। यानी कि आप अगर समझ पा रहे हैं तो ये क्या हो गया भाई? कार्यपालिका हो गई। ये क्या हो गई? कार्यपालिका हुई कि नहीं भाई? केंद्र की कार्यपालिका हुई कि नहीं भाई? भारत सरकार केंद्र की कार्यपालिका हो गया, संसद क्या हो गया? आपकी विधायिका हो गई। उसी प्रकार देखिए राज्य सरकार ये भी कार्यपालिका, राज्य के विधानमंडल क्या हो गई? विधायिका हो गई। यह हो गया आपका स्थानीय प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी कहने का मतलब मैंने क्या बताया आपको कि जितने भी सरकारी संस्था में काम करने वाले लोग हैं ये सभी राज्य के तहत आएंगे। और इनमें से ये जितना भी लोग हैं, ये कोई भी अगर आपके मूल अधिकार का उल्लंघन करता है तो आप कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट जा सकते हैं। अब आपके मन में यह सवाल आना चाहिए, सर यहाँ आपने कहीं भी जुडिशियरी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, यानी कि न्यायपालिका का शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। तो भाई मैंने बिल्कुल किया है, आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने लिखा है सरकारी कंपनी में। तो भाई जो भी जजेस हैं वो क्या सरकारी कर्मचारी नहीं है? तो बिल्कुल है। यानी कि न्यायपालिका भी, यानी कि कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों इस राज्य के डेफिनेशन में, और ये तीनों आपके मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते। अगर कोई मूल अधिकार का उल्लंघन किया है, कर सरकार की कोई भी कानून ने किया है, तो आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो बिल्कुल उसके खिलाफ सुनवाई की जाएगी, क्योंकि ये न्यायपालिका भी इस राज्य के तहत आती है। ये आपके मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकती है। क्या आर्टिकल 12 क्लियर हुआ सर? पहले ये बताइए। चलिए अब पहले एक बार कंटेंट में आ जाइए। एक बार देखिए, जब बात हो रही है, हमने यहाँ पे आपको बताइए किस भाग में, भाग 3 में आएगा 12 से 35। अच्छा, मूल अधिकार में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। देखिए सबसे पहले अधिकार का अर्थ ये हमने पढ़ लिया। सर अधिकार का अर्थ क्या होता है? मूल अधिकार का अर्थ ये हमने पढ़ लिया है। और अब हम लोग फिर पढ़ेंगे कि मूल अधिकार की विकास कैसे हुई, फिर विशेषताएं और ये प्रकार, फिर आपातकाल में देखेंगे, सैन्य बल में देखेंगे, मार्शल लॉ, रिट देखेंगे, आलोचना। इतना हमें मूल अधिकार में पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। देखिए अभी हमने आपको अधिकार के बारे में क्या बताया था कि अधिकार कुछ करने या ना करने की एक स्वतंत्रता है। और एक शब्द यहाँ पे आपको मिलेगा, अधिकार एक न्यायोचित दावा है, यानी कि न्यायिक दृष्टि से उचित है। मतलब न्याय आपको दिया जा रहा है सरकार की तरफ से कानून बना करके। तो ये अधिकार कौन देती है आपको? सरकार देती है, संसद से कानून बनाकर। लेकिन यही बात हमने आपको मूल अधिकार में बताया क्या, कि मूल अधिकार सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होती है। और ये कैसा है? तो सकारात्मक दृष्टिकोण से ये डेफिनेशन है। सर्वांगीण विकास मतलब हर क्षेत्र में विकास। ठीक, मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो राज्य की निरंकुशता यानी कि तानाशाही के विरुद्ध नागरिकों के हित की रक्षा करते हैं। किसकी हित की रक्षा करते हैं? नागरिकों के हित की रक्षा करते हैं। मतलब राज्य अगर तानाशाही शासन चलाना चाहे तो मूल अधिकार उसे क्या करेगी भाई? रोकेगी, आप नहीं चला सकते। यानी कि कोई भी केंद्र में भी बैठा जैसे मोदी जी है, तो वो अपने हिसाब से कोई कानून जनता के ऊपर बना करके नहीं थोप सकती है, वो संविधान के तहत है। और क्योंकि कोई भी कानून अगर बना के थोपती है और अगर उसमें आपका मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप सीधा क्या करेंगे भाई? सीधा कोर्ट जा सकते हैं और वो कानून को क्या किया जा सकता है? निरस्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। मूल अधिकार क्लियर है। मूल अधिकार और अधिकार में बड़ा कौन है? तो मूल अधिकार बड़ा है। चलिए यही बात यहाँ लिखा गया कि मूल अधिकार एवं अधिकार में मूल अधिकार बड़ा होता है, क्योंकि मूल अधिकार संविधान ने दिया है और अधिकार संसद ने कानून बना करके दिया है। संसद संविधान के अधीन ही होता है। संसद जो भी कार्य करती है संविधान में लिखी गई हर एक बातों को फॉलो करते हुए ही कार्य को करती है। अब हमने आपको बताया राज्य की परिभाषा के बारे। तो संविधान जो निर्माता थे इन्होंने सबसे पहले क्या किया? राज्य को परिभाषित किया। क्या किया भाई? राज्य को परिभाषित किया आर्टिकल 12 में। तो आर्टिकल 12 मतलब आपको समझ में आ रहा है कि देखिए आप 12 पता कि राज्य में जितने लोग आएंगे वो नागरिकों के अधिकार का हनन नहीं करेंगे।
यानी जो राज्य की जो डेफिनेशन होगी, इस राज्य के तहत जो आपने देखा, भारत सरकार, भारत की संसद, राज्य सरकार, राज्य की विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी, ये सभी नागरिकों के अधिकार का हनन नहीं करेंगे। तो देखिए आर्टिकल 12 में, अब मैंने स्टार्टिंग में एक राज्य का डेफिनेशन दिया था जो राजनीतिक विज्ञान के तहत था डेफिनेशन, कि आपके पास क्या होना चाहिए, एक भूभाग होना चाहिए। जैसे भारत एक राज्य है ना, भारत एक राज्य है, अमेरिका एक राज्य है। तो ये राज्य आप जब बोल रहे हैं राजनीतिक विज्ञान के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसके पास अपना एक भूभाग है, उसकी अपनी एक जनसंख्या, उसकी अपनी एक स्टेबल सरकार है और संप्रभुता वाला एक देश है, तो ही आप उसको राज्य बोलते हैं। तो ये तो डेफिनेशन राजनीतिक विज्ञान के तहत है। लेकिन जो संवैधानिक तहत से अगर देखा जाए, संविधान में राज्य किसको बोलते हैं, ये हमारे आर्टिकल 12 में लिखा गया है। और ये देखिए, भारत सरकार, भारत की संसद, यानी ये हो गया आपका कार्यपालिका, ये विधायिका हो गया। प्रत्येक राज्य की सरकार, ये राज्य की कार्यपालिका, ये राज्य की विधायिका यानी कि विधानसभा, विधान परिषद। स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी यानी कि जितनी भी सरकारी संस्था में कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारी, ये सभी राज्य के तहत है। और इसी के तहत आपका न्यायपालिका भी आ जाएगा। ये सभी राज्य की परिभाषा में शामिल होते हैं। प्राधिकारी मतलब शक्ति प्रयोग करने का अधिकार जिसके पास होता है। यहां तक समझ में आया हर एक चीज। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 13 में क्या बोला गया है, मूल अधिकार से असंगतता, इंग्लिश में इनकंसिस्टेंसी विथ फंडामेंटल राइट। ये क्या है क्या नहीं है इसको समझिए। मूल अधिकार से असंगतता, इनकंसिस्टेंसी विथ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 13 भाई बहुत लोगों को पता ही नहीं है, सच बता रहा हूं, समझते ही नहीं है। अगर रट लिए तो रट ले, या तो फिर उसको स्किप ही कर देते हैं, रटते भी नहीं है। लेकिन आज आपको बखूबी से समझ में आएगा। पहले 12 आप समझिए, हर एक सीक्वेंस को समझिए भाई। पीसीएस लेवल पे, आप यूपीएससी लेवल तक की मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं, आप समझ नहीं पाएंगे। आर्टिकल 12 में सबसे पहले आप मूल अधिकार में दूं भाई आपको, यानी मैं आपको वैक्सीन दूं, पहले आपको मैं बता दे रहा हूं कि आपको कौन कौन से बीमारी से ये वैक्सीन बचाएगा। तो जो आपको बीमारी से बचाएगा यानी कि कौन कौन राज्य के तहत आएगा जो आपके मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता है, सबसे पहले हमने ये देखा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि मूल अधिकार से असंगतता यानी कि इनकंसिस्टेंसी विद फंडामेंटल राइट, यानी कि आर्टिकल 13 की बात करेंगे। चलिए इसको समझते हैं पहले। तो आर्टिकल 13 को समझने से पहले आप प्रैक्टिकली चीजों को पहले समझिए। देखिए हमारा संविधान बन करके कब तैयार हुआ है, 26 जनवरी 1950, ठीक है। हम आज़ाद कब हो रहे हैं, 1947 में। तो अगर हम आज़ाद हो रहे 1947 में और हमारा संविधान तैयार होकर हो रहा है 1950 में, तो 1947 से पहले हमारे देश में कानून क्या नहीं होगा, पहले ये बताइए। कानून होगा भाई। ये कानून किसके द्वारा बनाए गए होंगे, ब्रिटिशर के द्वारा बनाए होंगे। यानी कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन कैसे चलाया होगा भाई। कोई भी चीजें चलती है, किसी भी चीज को रूल करना होता है तो कानून के तहत ही होती है। तो कानून बनाया गया होगा, ठीक। तो वो कानून जो संविधान से पहले या भारत के आजाद होने से पहले बनाए गए थे, और उनमें से बहुत सारे कानून आज भी हमारे देश में एप्लीकेबल है, यानी कि आज भी वो कानून चल रही है, ठीक है। लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो हमारे मूल अधिकार का क्या कर रहे होंगे भाई, उल्लंघन कर रहे होंगे भाई, बिल्कुल बात है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको, 1861 का पुलिस एक्ट, ठीक है। 1861 का जो पुलिस अधिनियम है वो आज भी लागू है। ये आज भी लागू है। ये कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कानून है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसको निरस्त कर दिया गया, शून्य कर दिया गया। शून्य करने का मतलब खत्म कर दिया गया। क्यों खत्म किया गया, क्योंकि वो कानून हमारे मूल अधिकार को क्या कर रहे थे भाई, उल्लंघन कर रहे थे, या फिर मूल अधिकार से मेल नहीं खा रहे थे। मेल नहीं खा रहे थे यानी कि असंगत, यानी कि मैच नहीं कर रहे थे। वही बात देखिए यहाँ पे आपको अब समझ में आएगा हर एक चीज। देखिए मूल अधिकार से असंगतता यानी कि वो कानून जो मूल अधिकार से मैच नहीं कर रहे थे, ठीक है। इनकंसिस्टेंसी विथ फंडामेंटल राइट, जिनके साथ क्या है भाई, कंसिस्टेंसी नहीं, किनके साथ, फंडामेंटल राइट के साथ। तो उस कानून को क्या करना है भाई, हटा देना है। तो पहले इसको और अच्छे से समझिए। देखिए अभी ये समझ में आ गया ना, पहले धीरे धीरे समझिएगा। तो आर्टिकल जो 13 है, आर्टिकल 13 को हम 3 भाग में पहले बांटेंगे, ठीक है। आर्टिकल को हम लोग 13 को 3 भाग में बांट करके समझते हैं। 3 भाग में सबसे पहला भाग हम इसको कहेंगे ग्रहण का सिद्धांत। क्या कहेंगे इसको, ग्रहण का सिद्धांत एक भाग में रखेंगे। एक भाग रहेगा आपको पृथक्करण का सिद्धांत,
एक भाग आपका रहेगा पृथक्करण का सिद्धांत। अभी ये सब क्या है मैं आपको सब चीज समझाऊंगा। और एक इसका भाग हम लोग रखेंगे न्यायिक समीक्षा। ठीक है, क्या रहेगा? न्यायिक समीक्षा का अधिकार। ये सब चीज लिखा हुआ है नोट्स में। ठीक है, पहले समझिए हमने आपको क्या बताया। यानी आर्टिकल 13 समझ में थोड़ा सा तो कॉमन सेंस अब बन गया कि ऊपर ऊपर ये समझ में आ गया कि आर्टिकल 13 में क्या लिखा है। आर्टिकल 13 में ये लिखा गया है कि वो कानून जो मूल अधिकार से असंगतता रखती है भाई, वो क्या होगा, उसको हटा देना। यानी कि वो कानून जो भारत, अब देखिए वही कानून होंगे ना जो भारत के आजाद होने से पहले बने होंगे। भारत के आजाद होने के बाद यानी कि संविधान लागू होने के बाद जितने भी कानून होंगे तो वो तो संविधान के तहत ही बने होंगे। और अगर संविधान के तहत बने होंगे तो भाई मूल अधिकार का तो उल्लंघन नहीं होगा। यानी कि वो कानून जो 1947 से भारत के आजाद होने से पहले बने, जो आज लागू अगर हैं और अगर वो मूल अधिकार का उल्लंघन करते हैं तो उसको हटाना होगा, निरस्त करना होगा, शून्य करना होगा। ये ऊपर ऊपर आपको इतना समझ में आ गया आर्टिकल 13 क्या बोल रहा है। अब आर्टिकल 13 को हमने 3 भाग में बांटा। एक है आपका ग्रहण का सिद्धांत, और एक है आपका पृथक्करण का सिद्धांत, और एक है आपका न्यायिक समीक्षा का अधिकार। तो अब समझिए सबसे पहले पृथक्करण का सिद्धांत का मतलब क्या होता है। तो मैंने क्या बताया कि जैसे कि कोई कानून है आपका, ठीक है, जो भारत के आजाद होने से पहले क्या था भाई, बनाया गया था। ठीक है, जो उनमें मान लेते ये कोई कानून है, जेड कोई कानून है, ठीक है, ये कोई जेड कानून है। इस कानून का कुछ भाग जो है, ठीक है, कुछ भाग जो है, मान के चलिए इतना भाग जो है ये मूल अधिकार का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। ये क्या कर रहा है, मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। तो इस इतने पार्ट को, कानून का इतना भाग को क्या कर दिया जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा, यानी निरस्त कर दिया जाएगा। और ये इतना भाग अगर कानून का अगर मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है तो उसको क्या किया जाएगा, लागू रहने दिया जाएगा। इसी को कहते हैं पृथक्करण, यानी कि पृथक किया गया, अलग किया गया। अब एक चीज और समझिए, जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, इस व्यक्ति का अगर मैं इस हाथ को हटा दूं काट के, या इस पैर को काट के, या इस हाथ को, कोई एक पार्ट को अगर मैं हटा दूं तो क्या यह व्यक्ति जीवित रहेगा, बिल्कुल रहेगा। उसी प्रकार ये कोई एक कानून था और इस कानून का जस्ट मैं मान के चल रहा हूं, इस कानून का ये जो भाग आपको दिख रहा है, ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है, ये हमारे मूल अधिकार का क्या कर रहा है, हनन कर रहा है। ठीक है, ये हमारे मूल अधिकार का हनन कर रहा है। तो इस इतने भाग को हटा करके इतना जो कानून है वो हमारे देश में लागू रहेगा। लेकिन एक ऐसा कानून है, अब इस कानून को ध्यान से देखिएगा, ये एक कोई ऐसा कानून है जिसमें ये कानून का ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं ये हमारे मूल अधिकार का हनन कर रहा है। तो कोई व्यक्ति का अगर सर ही हटा दीजिएगा काट के तो क्या ये पार्ट का कोई काम होगा, नहीं। यानी मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि ये कोई एक कानून है और इस कानून का ये जो पार्ट आप हटा रहे हैं ना, ये वाला जो पार्ट आप हटा रहे हैं, इस पार्ट को हटाने के बाद, ये पार्ट इसीलिए हटा रहे हैं क्योंकि ये मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, और इस पार्ट को हटाने के बाद इस कानून का जो मेन जो क्रिप्स है या फिर इस कानून का जो भी अर्थ है वो अर्थ ही खत्म हो जाएगा, मतलब वो व्यक्ति समाप्त हो गया सर काट देने के बाद। तो भाई ये इस कानून का कोई रखना या ना रहने से कोई मतलब है नहीं, इसलिए इस पूरे तरह से इस कानून को ही हटा देने हैं। ठीक है, मतलब ये समझना यहाँ पे होगा कि पृथक्करण का सिद्धांत ये बोल रहा है, आर्टिकल 13 ये बता रहा है कि हम उस कानून को अगर हटा रहे हैं, मतलब उस कानून का कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा को अगर हम हटा रहे हैं, उस हिस्सा को हटाने के बाद भी, ठीक है, उस हिस्सा को हटाने के बाद भी अगर इतना जो हिस्सा कानून का बचा अगर वो काम लायक है तो फिर ठीक है। लेकिन अगर इतने हिस्सा को हटाने के बाद अगर ये कानून काम लायक रहा ही नहीं तो भाई पूरी तरह से इसको निरस्त कर देना है इस कानून को। समझ में आया कि नहीं आई? ठीक है, तो ये पार्ट समझ में आ गया पृथक्करण का सिद्धांत। अब आइए न्यायिक समीक्षा का अधिकार क्या है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोई कानून है, इस कानून का इतना भाग जो है भाई मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा, तो इसको बताएगा कौन कि ये मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा। तो मान के चलिए कोई एक कानून है, जेड कानून, तो इस कानून को कहाँ रखा जाएगा भाई, इसको रखा जाएगा कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो वो न्यायिक समीक्षा करेगी, वो बताएगी कि इस कानून का, यानी ये जो जेड कानून है, इस कानून का कितना भाग, इतना भाग या इतना भाग या इतना भाग, कितना भाग हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है या कुछ भी उल्लंघन नहीं कर रहा है, या उल्लंघन जो पार्ट कर रहा है उसको हटाने के बाद ये कानून का कोई लाभ ही नहीं है तो पूरी तरह से इसको निरस्त किया जाए। तो ये न्यायिक समीक्षा का अधिकार का मतलब आपको समझ में आ गया कि ये बताएगा कौन, ये कोर्ट हमें बताएगी, सुप्रीम कोर्ट बताएगी कि ये जो कानून है, कानून का कितना भाग या फिर कोई भी परसेंट, कोई भी 1% भी इस कानून का कोई पार्ट हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब ये कि कोई कौन होगा बताने वाला कि कानून का ये जो कानून है ये आपके मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तो वो आपका न्यायिक समीक्षा का अधिकार हो गया। ये क्लियर हो गया? अब समझिएगा ग्रहण के सिद्धांत को बढ़िया से। ठीक है, देखिए
ग्रहण का सिद्धांत कहने का मतलब क्या है, जैसे आपने सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण सुना होगा ना भाई, क्या होता है उसका, सूर्य या तो सूर्य क्या होता है उसका कुछ पार्ट आपका ग्रहण लग जाता है यानी ढक जाता है, उसी प्रकार ये कोई एक कानून है। ठीक, इस कानून का मैं बोल रहा हूँ कि इतना जो पार्ट है आपका, इस पार्ट ने क्या किया है हमारे मूल अधिकार का, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, मूल अधिकार का क्या किया भाई, उल्लंघन किया। ठीक है, तो इतने पार्ट पे हमने क्या किया है भाई, ग्रहण लगा दिया यानी कि ढक दिया, यानी इतने पार्ट में क्या हो गया भाई, ग्रहण लग गया। ठीक है, अब समझिएगा ग्रहण का सिद्धांत का मतलब क्या है। तो यहाँ पे इतना आपने ग्रहण लगा दिया है, लेकिन अगर आपके देश में अगर मूल अधिकार समाप्त हो जाता, मूल अधिकार समाप्त हो जाने का मतलब ये कि आपातकाल जैसी अगर स्थिति बन जाती है, ठीक है, कहना हम ये चाह रहे थे, अभी आप फिर से समझिए कि ये जो इतना हिस्सा आप जो देख रहे हैं, फंडामेंटल राइट का क्या कर रहा, उल्लंघन कर रहा, मूल अधिकार का क्या कर रहा, उल्लंघन कर रहा, तो इतने भाग पर हमने क्या कर दिया सर, ग्रहण लगा दिया यानी कि ढक देंगे। तो इसका प्रभाव क्या रहेगा, ये कानून का इतना जो ये पार्ट का क्या प्रभाव हमारे देश में रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि हमने इस पे ग्रहण लगा दिया है। लेकिन अगर जब बात होगी आपकी जो फंडामेंटल राइट्स है, अगर वो खत्म हो जाए, खत्म हो जाने कहने का मतलब क्या है, जैसे इमरजेंसी आ जाए, ठीक है, इमरजेंसी लग जाए, तो इमरजेंसी लगने का मतलब क्या है, इमरजेंसी यानी कि आपातकाल लगने का मतलब क्या है कि आपका फंडामेंटल राइट्स खत्म हो गया, इमरजेंसी में आपके फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाएगी। ये हम लोग पढ़ेंगे, देखिए मैंने यहाँ रखा भी है टॉपिक में, फंडामेंटल राइट्स और आपातकाल। ठीक है, देखिए है, तो ये आपातकाल में क्या होगा, आपका फंडामेंटल राइट्स तो खत्म हो जाएगा। अब ये फंडामेंटल राइट्स ही खत्म हो गया, तो ये जो भाग आपने ढका था ये फिर से क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा कानून का इतना सा भाग। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रहण का सिद्धांत। ठीक है, यानी इतना पार्ट में ग्रहण लगा है, लेकिन जैसे ही मूल अधिकार समाप्त होगा उतना पार्ट फिर से एप्लीकेबल यानी कि लागू हो जाएगा। यहां तक चीजें समझ में आया। चलिए अब आइए नोट्स में एक बार पहले पर देखिए आर्टिकल 13 अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मूल अधिकार से असंगतता यानी कि इनकंसिस्टेंसी विद फंडामेंटल राइट्स, मतलब मूल अधिकारों से असंगतता से आशय है कि यदि कोई कानून संविधान के लागू होने के पूर्व यानी कि संविधान लागू होने से पूर्व अगर बनाया गया है कोई कानून, लेकिन संविधान लागू होने के पश्चात भी वो अगर आज प्रभावी है, यदि उस कानून का कोई भी एक हिस्सा जिस सीमा तक मूल अधिकारों का उल्लंघन करेगा तो उस सीमा तक को हम क्या करेंगे, विधि शून्य या निलंबित या फिर निष्क्रिय कर देंगे। ठीक है, तो ये बात आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 समझ में अब आपको आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि मूल अधिकार का विकास कैसे हो रहा है। ठीक है, मूल अधिकार का विकास कैसे हुआ। ठीक, तो मूल अधिकार का विकास कैसे हुआ मतलब कि सबसे पहले आखिर अधिकार की बात यानी कि मूल अधिकार की बात हुई कैसे, फिर भारत में मूल अधिकार आया कैसे, इस पे हम लोग चर्चा करने वाले। तो इसको समझिएगा। देखिए उससे पहले आप ये समझिए, देखिए आप अभी जैसे कि मतलब ऐसा समझिए कि आप कोई भी ड्रेस खरीद रहे होते हैं, ठीक है, मतलब आज से कम 20 साल पहले चले जाइए। ठीक है, 20 साल पहले की मैं बातें कर रहा हूँ। तो जब कोई ड्रेस आप खरीदने जाते हो तो आपके पास ज़्यादा चॉइस नहीं हुआ करता होगा, ठीक है, 1 से 2 चॉइस है। लेकिन आज जब आप ये मान के चल रहा हूँ मैं 1 मिनट, मैं ये अभी आपको लिख दे रहा हूँ 2000 की बात हो रही है, ठीक है, लेकिन आज जब आप 2025 में यानी कि जस्ट आफ्टर 25 ईयर आप जब देख रहे हैं तो आपके पास क्या भाई, बहुत सारे चॉइस है मार्केट में, है कि नहीं भाई, मार्केट में बहुत सारे चॉइस है। अब ये चॉइस किसके ऊपर डिपेंड करता है, इतना चॉइस आया कैसे, तो क्योंकि इतना क्या हुआ भाई, डिमांड हुआ होगा तभी चॉइस आई है भाई, सिंपल सी बात है, डिमांड होगी तभी तो चॉइस आएगी आपके पास, मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट आएंगे, यहाँ पे डिमांड की कमी थी। उसी प्रकार अगर मैं आपको अधिकार के प्रकार के बारे अगर आपको बताऊं, आपको अगर पता होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो ध्यान से समझिए। अधिकार के भी प्रकार होते हैं। देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं एकदम नीचे से, सबसे पहले आपको मिला क्या, अधिकार, ठीक है, अधिकार के बाद फिर आपको क्या मिला, मूल अधिकार, समझिएगा ध्यान से। मूल अधिकार के बाद फिर आपने किसकी मांग की भाई, मानवाधिकार, आपने पढ़ा होगा ह्यूमन राइट्स के बारे में, मानवाधिकार। फिर मानवाधिकार के बाद फिर आपने एक पढ़ा होगा विशेषाधिकार, स्पेशल राइट्स आपको जो कुछ दिए गए हैं, विशेषाधिकार, ठीक है, जैसे महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल अधिकार दिए हैं। सर्वाधिकार जो हमेशा ही रहेगा वो अधिकार सर्वाधिकार हो गया, और अंतिम हो गया परमाधिकार। क्या हो गया आपका, परमाधिकार। मतलब देखिए अधिकार के इतने वैरायटीज है, अधिकार के भी इतने वैरायटीज है। तो अधिकार की इतनी वैरायटीज है, इसका मतलब क्या है, इतने डिमांड हुए होंगे। तो भाई डिमांड मतलब क्या, जैसे कि अब यहाँ समझिए, जैसे कि यहाँ पे राज्य है, राज्य कहने का मतलब समझ में आ रहा ना, सरकार हो, जितना मैंने आपको आर्टिकल 12 में समझाया था।
तो अब ये राज्य आपके ऊपर जितना ज्यादा तानाशाही करेंगे, यानी कि जनता के ऊपर जितना ज्यादा शोषण करेंगे, तो जनता इसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे भाई। विरोध किस लिए करेंगे भाई, हमें अधिकार दीजिए। यानी इसका मतलब ये कि जितना ज्यादा यहाँ पे तानाशाही हो रहा होगा, उतना ही ज्यादा आप क्या करेंगे भाई, राज्य सरकार के या फिर सरकार के खिलाफ क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे, विरोध करेंगे उनका। किस लिए विरोध करेंगे भाई, ताकि आपको अधिकार मिले, है ना। तो भाई इसका मतलब ये है कि आज जब समय में आप जो देख रहे हैं, इतना अधिकार के प्रकार है, यानी क्या है भाई, उतना ज्यादा तानाशाही राज्य या फिर सरकार कर रही है। इसलिए तो भाई जनता इतना विद्रोह करके या विरोध करके इतने अधिकार की मांग कर रही है। समझ में आया। यानी कि सिंपल सी बात है, तानाशाही एकदम चरमोत्कर्ष पर होगा, यानी कि एकदम ऊपर लेवल पे अभी तानाशाही का शासन चल रहा है, तभी तो जाके इतने अधिकार का डिमांड होगा। क्यों, अगर आप जैसे कि आपके ऊपर कोई भी शोषण ना करे, तो क्या आप उसके खिलाफ विद्रोह करेंगे। आप विद्रोह क्यों करेंगे भाई, अधिकार के लिए, कि भाई आप हमारा शोषण क्यों कर रहे हैं, ये काम क्यों करने नहीं दे रहे हो, अधिकार के लिए। और जब तक आप विद्रोह करेंगे, जब तक कि आपको अधिकार ना मिल जाए, तो आप इतने अधिकार लेके बैठे हुए, यानी कि आपके ऊपर इतना शोषण होगा, यानी कि यहाँ पे क्या है, तानाशाही चरमोत्कर्ष पर होगा। ठीक है। अब अगर मूल अधिकार की सबसे पहले अगर लिखित दस्तावेज, यानी कि प्रमाणिक दस्तावेज, यानी कि ये मूल अधिकार का जो कॉन्सेप्ट आया सबसे पहले कहां से, तो 1215 मैग्ना कार्टा। ठीक है, 1215 मैग्ना कार्टा इंग्लैंड से। अभी इसकी स्टोरी को समझिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। 1215 मैग्ना कार्टा इंग्लैंड से, यानी कि मूल अधिकार, यानी इसका मतलब ये कि जो आप मूल अधिकार आज जो आप पढ़ रहे हैं, मूल अधिकार की जो भी बातें आप पढ़ रहे हैं, इसका जो प्रमाणिक दस्तावेज आपको कहां से मिला है, तो 1215 का मैग्ना कार्टा, जो कहां है आपका, इंग्लैंड में। हुआ क्या था, जो इंग्लैंड के जो राजा थे, पहली बार ये हो रहा था 1215 में, इंग्लैंड के राजा के खिलाफ जो जमींदार थे क्या कर रहे थे भाई, विद्रोह किए। ठीक है, और विद्रोह किए जिसके खिलाफ इस इंग्लैंड के राजा ने इनको क्या किया भाई, कुछ अधिकार दिया था। और अधिकार यानी कि इनके अधिकार में क्या हुई थी, कमियां हुई थी, और इनके अधिकार इनको मिला, तो इनके अधिकार में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। तो इसे ही कहा जाता है 1215 का मैग्ना कार्टा। इसीलिए जब भी आज भी किसी को भी, कोई भी व्यक्ति को विशेषाधिकार या कोई विशेष अधिकार मिलता है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, इसका या कंपैरिजन किसे कहते हैं, मैग्ना कार्टा से। क्योंकि ये आपका प्रमाणिक दस्तावेज है भाई, जहां से मूल अधिकार की बात हुई थी। सबसे पहली बार इंग्लैंड के राजा जो थे, ठीक है, किंग जॉन, उन्होंने जो वहां के जमींदार थे उनको क्या किया था, कुछ अधिकार दिए थे, क्योंकि यहाँ के जमींदारों ने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिए थे, विरोध करने लगे थे। तो इनके पास क्या आया, अधिकार आया, अधिकार में बढ़ोतरी, और इन्होंने अपने अधिकार में कमियां लाई। तो ये पहला प्रमाणिक दस्तावेज है, यहीं से मूल अधिकार का कंसेप्ट है। तो आपसे पूछा जाएगा मूल अधिकार का जनक, ठीक है, देखिए ये सब सवाल है, मूल अधिकार का जनक। देखिए यहाँ से सवाल बनेगा आपको, हमारे भारत में जो मूल अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है, हमने इंग्लैंड से नहीं लिया, हमने अमेरिका से लिया। तो ये आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा कि मूल अधिकार का जनक जो देश है वो इंग्लैंड है, उसके बावजूद भी हमने मूल अधिकार इंग्लैंड से ना लेकर अमेरिका के संविधान से क्यों लिए, एक्सप्लेन करिए। तो भाई ये मैं आपको बताऊंगा। पहले ये समझिए, मूल अधिकार का कंसेप्ट 1215 का मैग्ना कार्टा कहां से आया, इंग्लैंड से, यानी इंग्लैंड में इसकी जन्म हो रही है। अब आइए अमेरिका की बात कर ले, तो अमेरिका का जब संविधान तैयार हुआ बन करके, तो अमेरिका के मूल संविधान में, यानी कि जब संविधान बना था, उस मूल संविधान में फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। ठीक है, ये बात अब आएगी 1791 में। 1791 में बहुत सारे आंदोलन हुए अमेरिका में, और इसी 1791 में एक बिल ऑफ राइट्स लाया गया। ठीक है, बिल ऑफ राइट्स लाया गया था, और इसी बिल ऑफ राइट्स के तहत ही क्या हुई, मूल अधिकार की शुरुआत हुई, या फिर कह सकते हैं कि मूल अधिकार की व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो यानी कि फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत हुई। हम जो कहते हैं फंडामेंटल राइट्स ना, ये अमेरिका में क्या कहा जाता है, उसे बिल ऑफ राइट्स, यानी कि अमेरिका में मूल अधिकार क्या है, बिल ऑफ राइट्स है। ठीक है, मूल अधिकार का एक रूप क्या है वहां पे, बिल ऑफ राइट्स का। कब अमेरिका के संविधान में जोड़ा गया था, 1791 में। और हम लोग जो लिए हैं इसी बिल ऑफ राइट्स से, हम लोग अपने फंडामेंटल राइट्स को लिए हैं, अब भारत ने लिया। ठीक है, भारत ने अपने संविधान में किस देश के संविधान से लिया है मूल अधिकार को, तो अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से। देखिए बिल ऑफ राइट्स समझ में आया कि नहीं भाई। जो अमेरिका है, अमेरिका के मूल संविधान में क्या नहीं था भाई, कोई भी फंडामेंटल राइट जैसी चीजों की व्यवस्था नहीं थी। बाद में बहुत सारे आंदोलन हुए अमेरिका में,
और उसी आंदोलन के तहत एक एक्ट आया बिल ऑफ राइट, और इसी बिल ऑफ राइट के माध्यम से ही जो अमेरिका की जो जनता है, जनता को मूल अधिकार की व्यवस्था मिली। तो अमेरिका में मूल अधिकार किस रूप में है? बिल ऑफ राइट्स के फॉर्म में है। और भारत ने मूल जो फंडामेंटल राइट्स है वो कहाँ से लिया हमने? तो अमेरिका से लिया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये सवाल बिल्कुल लाजमी सी बात है कि जो मूल अधिकार का जनक जो आपका इंग्लैंड रहा, हमने इंग्लैंड के संविधान से क्यों नहीं अपने संविधान में लिया, अमेरिका से क्यों लिया? अब इसके पीछे के कंसेप्ट को समझिए। यह है आपका इंग्लैंड और यह है आपका अमेरिका, ठीक है, यहां तक चीजें अब समझिएगा ध्यानपूर्वक। अब इंग्लैंड में जो आपका फंडामेंटल जो राइट्स है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स कोई भी यहाँ पे रिटन फॉर्म में नहीं है भाई। मतलब यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स रिटन फॉर्म में होने का मतलब ये कि जैसे आप आज जब भारत के संविधान पढ़ते हैं तो फंडामेंटल राइट्स के कई सारे पार्ट है, 6 पार्ट है, हालांकि 7 थे अब 6 है। संपत्ति का अधिकार हट चुका है, जैसे कि आपको समता का अधिकार है, फिर आपको घूमने मतलब कि बहुत सारे प्रकार है ना भाई, धार्मिक स्वतंत्रता की अधिकार है, फिर अगर आपको गिरफ्तारी होती तो उसमें आपको क्या क्या अधिकार है, ये सारे अधिकार हैं आपको। लेकिन ऐसे जो फंडामेंटल के जो प्रकार बोल लीजिए या फिर टाइप कर लीजिए, इस प्रकार से कोई भी व्यवस्था या कोई भी चीज रिटन नहीं है इंग्लैंड के संविधान में। तो इंग्लैंड में क्या लिखा हुआ है या इंग्लैंड में क्या बोला गया? इंग्लैंड में साफ साफ कहा गया कि भैया वहां के जितने भी जनता है उनको साफ साफ कहा दिया गया आपको जो करना है आप करिए, बशर्ते केवल और केवल इंग्लैंड की जो प्रथाएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, जो नियम है, बस उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यही उनका फंडामेंटल राइट्स हो गया। लेकिन जब आप अमेरिका को देखेंगे, अमेरिका के संविधान में जब आप देखेंगे बिल ऑफ राइट्स को, जो एक फंडामेंटल राइट्स की ही व्यवस्था है, तो बिल ऑफ राइट्स के क्या है भाई? बहुत सारे प्रकार है, ठीक है। इसीलिए जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में मूल अधिकार को जोड़ा। इनके संविधान से हमने इसीलिए नहीं लिया भाई कि यहाँ पे तो कुछ भी चीजें मेंशन ही नहीं है कि क्या क्या अधिकार हैं, कितने टाइप्स हैं। लेकिन अमेरिका के संविधान में जो बिल ऑफ राइट एज ए फंडामेंटल राइट्स की व्यवस्था हुई थी 1791 में, वहां पे बिल ऑफ राइट्स के क्या थे भाई? प्रकार थे। समझ में आया कि नहीं भाई? बहुत सारे प्रकार लिखे मिले। तो इसलिए भारत ने क्या किया? इसीलिए भारत ने हमने कहां से लिया? अमेरिका के संविधान से, ठीक है, अमेरिका के संविधान से। यानी इसको हम क्या कर सकते हैं? एक सकारात्मक रूप है, पॉजिटिव है, और ये एक नकारात्मक रूप है ना भाई। इसमें कुछ चीजें लिखी नहीं है, मतलब कोई डिफाइन नहीं किया गया कि क्या आपका मूल राइट्स है या नहीं है। यह आपका सकारात्मक रूप रहा, इसलिए भारत ने अपने संविधान में जो मूल अधिकार की व्यवस्था ली, कहां से? तो अमेरिका से। तो ये 2 सवाल 3 सवाल बने। और मूल अधिकार का जनक इंग्लैंड है। अमेरिका में कब आया था बिल ऑफ राइट एज अ फंडामेंटल राइट? 1791 में आया था। भारत ने संविधान में किससे लिया है अपने मूल अधिकार को? तो अमेरिका के संविधान से लिया है। हमने इंग्लैंड के संविधान से ना लेकर के अमेरिका के संविधान से क्यों लिया? ये सब चीजें क्लियर है कि नहीं भाई? ये बताइएगा, ठीक है। अब एक एक करके देखिएगा। ये तो रहा भाई, हमने आपको अभी क्या क्या बताया। देखिए, हमने आपको अभी सबसे पहले बताया ये टॉपिक क्या चल रहा है, मूल अधिकार का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले मूल अधिकार का विकास कैसे हुआ? इंग्लैंड के 1215 में मैग्ना कार्टा वाली कहानी आपने सुनी। फिर यहां से फिर इंग्लैंड के बाद आपका अमेरिका में आपने देखा बिल ऑफ राइट्स एज ए फंडामेंटल राइट्स आई। देखिए विकास होते चल रहा। और फिर भारत ने अमेरिका के संविधान को पढ़ा, इंग्लैंड के संविधान को पढ़ा। फिर उन्होंने देखा कि किस संविधान से अपने संविधान में मूल अधिकार को लेना चाहिए। तो इसके संविधान को देखा तो इसमें मूल अधिकार के कई सारे प्रकार थे। तो यहां से हमने अपने संविधान में क्या क्या फंडामेंटल राइट्स जोड़े। लेकिन अब ये तो बात यहां तक रहे, हम लोगों ने जोड़े। लेकिन भारत में इसका विकास कैसे कैसे हुआ है, अब इसके बारे एक एक करके डिस्कशन करते चलेंगे। चलिए आ जाइए एक बार यहाँ पर टॉपिक में, मूल अधिकार के विकास के बारे में देखिएगा। मूल अधिकार के विकास, देखिए क्या लिखा गया। जब भी समाज में बहुत अधिक तानाशाही, राजशाही अपने चरमोत्कर्ष पर होगी, यानी कि कोई भी सरकार है जो बहुत ही ज्यादा तानाशाही रूप कर रही है, राजशाही रूप कर रही है, तो उस तानाशाही राजशाही को रोकने के लिए क्या करती है भाई? आम जनता विरोध करती है, विद्रोह करती है। क्यों करती है? ताकि उनको अपना अधिकार मिल सके। तो अधिकारों की मांग शुरू हुई होगी, ठीक है, अधिकारों की मांग शुरू हो जाती है। तो मूल अधिकारों के संदर्भ में उसी प्रकार पहली जो घटना घटी थी 1215, जो मैंने आपको बताया मैग्ना कार्टा, या इंग्लैंड का है, या पहला दस्तावेज है ये मैग्ना कार्टा, जो एक डॉक्यूमेंट में लिखा गया फंडामेंटल राइट्स जमींदारों को दिया। यह पहला प्रमाणिक दस्तावेज है, प्रूवन डॉक्यूमेंट है। यह पहला दस्तावेज है जिसको लिखित रूप से देख सकते हैं, जिसमें पहली बार राजा ने जमींदारों के दबाव में अपने खुद अधिकारों की, ठीक है,
कुछ अधिकारों की क्या की भाई, स्थानांतरित किया, कुछ अधिकार को स्थानांतरित किया मतलब ट्रांसफर किया, कहाँ, जमींदारों पे। राजा के कुछ अधिकार में कमी आई और दूसरी तरफ जो आम जनता थे उनके अधिकारों में वृद्धि हुई। इसीलिए जब भी किसी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार मिलता है तो उसकी तुलना हम किससे करते हैं, मैग्ना कार्टा से करते हैं। मूल अधिकार का जो प्राथमिक स्रोत है क्या भाई, इंग्लैंड की मैग्ना कार्टा है। जनक कहाँ है, तो इंग्लैंड ही है। अब देखिए, अमेरिका के मूल संविधान में जो मूल अधिकारों की व्यवस्था नहीं थी, जब संविधान बना तो वहां पे कोई मूल अधिकार नहीं था। बाद में अमेरिका में कई आंदोलन हुए, इसी के संदर्भ में क्या आया था, बिल ऑफ राइट्स आया था, और इसी बिल ऑफ राइट्स की शुरुआत हुई और इसी बिल ऑफ राइट के माध्यम से ही अमेरिका में मूल अधिकार की व्यवस्था शुरुआत हुई। और 1791 में अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स को लाया गया, जो अमेरिका के मूल अधिकारों की व्यवस्था का स्रोत है। और यहीं से देखिए भारत के मूल अधिकार लिए गए हैं। क्लियर हो गया। तो देखिए यहाँ लाइन में लिख दिया गया ब्रैकेट में कि मूल अधिकार की शुरुआत इंग्लैंड से हुई है। मूल अधिकार का जनक इंग्लैंड तो है, लेकिन भारत के संविधान में जो मूल अधिकार लिया गया, किसके संविधान से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से लिया। कंसेप्ट क्लियर है। अब बात करेंगे भारत में मूल अधिकार के लिए कौन कौन डिमांड किए थे, इसको सुनिए। तो यहां से अब ये फैक्चुअल है, यहां से क्वेश्चन बनेंगे भर भर के। जितना कंसेप्ट देना था अभी तक हमने जरूरत थी मैंने दिया। अब यहाँ पे कुछ चीजों को फैक्चुअल डाटा इसको समझने की कोशिश करें। देखिए भारत के संदर्भ में मूल अधिकारों की जो पहली मांग, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, पहली मांग भारत में किसने किया, तो देखिए एक बिल आया था कॉन्स्टिट्यूशनल बिल 1895 में, यानी भारत के आजाद होने से पहले भारत में भारतीयों ने मूल अधिकार की मांग की थी। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बिल आई थी 1895 में। इस बिल का क्या नाम रखा गया था, स्वराज बिल। स्वराज बिल कहने, स्वराज का मतलब क्या है कि अपना खुद का शासन होगा, ठीक है ना, क्या होगा, अपना खुद का शासन होगा, ठीक। तो बिल जो उस बिल का क्या नाम था, स्वराज बिल के नाम से भी जानते हैं इसे। और ये स्वराज बिल किसने लाया था, बाल गंगाधर तिलक ने लाया था, जिसमें बोलने की, निजता आदि की स्वतंत्रता की मांग की गई थी। यानी कि मूल अधिकार की सबसे पहली मांग भारतीयों में अगर पूछा जाए तो बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, जैसे हम स्वराज बिल के नाम से भी जानते हैं, यह पहला प्रयास आधुनिक भारत में मूल अधिकार को लेकर के दिखाई देता है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं भाई। पहला अगर पूछा जाएगा तो जवाब देंगे, ठीक है। उसी प्रकार कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल जो आपका 1925 में आया था, एनी बेसेंट ने जो तैयार किया था, उसने भी, इस बिल में भी मूल अधिकार की मांग की गई थी, जिसको तैयार करने में एनी बेसेंट की महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन यहां पे भी मूल अधिकार नहीं मिला था। तो याद रखिए कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल कब आया, 1925 में, किसने लाया था, एनी बेसेंट। इस बिल में भी मूल अधिकार की मांग की गई थी भारत के लिए, ठीक। नेक्स्ट 1928 की घटना देखिए। 1928 में क्या हुआ था, इसको समझिएगा ध्यानपूर्वक। जो नेहरू जी हैं, ठीक है, नेहरू जी में जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, ने भी मूल अधिकार की मांग की गई थी कि हमारे संविधान में मूल अधिकारों के बारे जो प्रावधान है इसी नेहरू रिपोर्ट पर आधारित है। अब इसको पहले थोड़ा समझ लीजिए, क्या था स्टोरी, क्या थी घटनाएं। देखिए ये जो नेहरू रिपोर्ट के बारे में मैंने जो आपको बताया, यानी कि 1928 के आसपास अगर देखा जाए तो उस समय जो भारत का जो सचिव था, यानी जो अंग्रेज जो सचिव थे, आपको मैंने सारे पढ़ाए ना भाई, गवर्नर जनरल, ये सारे एक्ट वगैरह मैंने बताया, तो उस समय सचिव के बारे में बताया था। तो कौन था, लॉर्ड बर्कनहेड, ठीक है। लॉर्ड बर्कनहेड ने क्या किया था, भारतीयों को खुली चुनौती दी कि तुम भारतीयों इतने धर्मों में, जातियों में, भाषाओं में विभाजित हो कि तुम लोग कभी भी संविधान नहीं बना सकते हो, ठीक है। और इस चुनौती को स्वीकार किया, यानी कि ये जब चुनौती मिली तो इन्होंने, नेहरू जी ने एक मीटिंग बैठाई और इस मीटिंग में ही इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल ने क्या किया भाई, एक रिपोर्ट तैयार किया, जिस रिपोर्ट को कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। और यही नेहरू रिपोर्ट से आज जो आप मूल अधिकार जो पढ़ रहे होते हैं ना, इसी रिपोर्ट का 70 से 80% की बातों को आज हमारे मूल अधिकार में लिया गया है, ठीक है। तो ये स्टोरी समझ में आया क्या हुआ था भाई, कि ये घटना है, लॉर्ड बर्कनहेड ने ये चुनौतियां रखी, जिसको स्वीकार करते हुए इन्होंने नेहरू रिपोर्ट की तैयार की। और इस नेहरू रिपोर्ट में जो बातें थी, 70 से 80% बातें आज आपके मूल अधिकार में, मूल अधिकार उस पर आधारित है या मूल अधिकार में है वो सारी बातें, ठीक है। तो अधिकांश बातें, यानी इस रिपोर्ट में जो भी अधिकांश बातें थे वो हमारे संविधान में शामिल है। तो 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आई उसमें भी क्या हुआ, मूल अधिकार के बारे में चर्चा हुई। पहला क्या था भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने, फिर एनी बेसेंट ने 1925 में, 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने, मोतीलाल नेहरू में। क्लियर है भाई। और इसी का जो रिपोर्ट है, इसका 70 से 80% आज हमारे संविधान में जो मूल अधिकार में जो भी बातें लिखी गई है, जो भी चर्चाएं की गई है, इसी रिपोर्ट से 70 से 80% बातें ली गई है। नेक्स्ट, आपको पता है साइमन कमीशन आ रहा है भारत में 1927 में, किस लिए, भारत के संविधान सभा के फॉर्मेशन के लिए। संविधान सभा का लेक्चर पूरा मैंने दिया है 2 से 3 क्लास में,
क्यों बनाया जाएगा संविधान सभा? ताकि भारत जो है अपना शासन खुद से कर सके। तो उस संविधान सभा में क्या हो, एक चुनाव हो, चुन करके लोग आए और भारत का संविधान का निर्माण करें। तो वो चुनाव वगैरह ये सारी चीजें आपको मैंने बता रखा। तो 1927 में साइमन कमीशन आयोग का गठन किया गया था और इसने 1930 में रिपोर्ट दी थी भाई, ठीक है। उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि मूल अधिकारों का कोई व्यवहारिक महत्व नहीं है। मतलब उनका कहना था कि जो भारतीय मूल अधिकार मांग रहे हैं ना भाई, वैसा सिचुएशन अभी नहीं है कि भारतीय खुद से शासन करने लगे, मतलब खुद अपना शासन कर सके। तो वैसा व्यवहारिक वहां पे अभी महत्व नहीं है मूल अधिकार का। इसने साफ साफ मना कर दिया तथा स्वीकार करने से साइमन कमीशन के द्वारा, ठीक है। इसे मना कर दिया गया था स्वीकार करने से, यानी कि जो साइमन कमीशन से जो रिपोर्ट मांग की गई थी मूल अधिकार की, साइमन कमीशन ने भी क्या किया भाई, मूल अधिकार देने से साफ साफ मना कर दी। ठीक है, चीजें क्लियर है कि नहीं भाई? यहाँ तक सब समझ में आया कि नहीं? 1927 में आपका क्या आ रहा, साइमन कमीशन, और 19 यहाँ पे इसे मांग क्या किया जा रहा था, मूल अधिकार की मांग की गई थी। लेकिन इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी, इन्होंने क्या कहा कि कोई व्यवहारिक महत्व नहीं है। व्यवहारिक महत्व ये नहीं है कि भाई कि भारत में जो है मूल अधिकार का कोई व्यवहारिक महत्व नहीं। इसका मतलब ये है कि व्यवहारिक मतलब ये कि ना तो वहां पे ऐसी कोई इच्छा देखी गई है, और ना ही अगर मान लें आपके अंदर इच्छा है, ठीक है, कोई भी चीज पाने की इच्छा है भाई, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको अगर मूल अधिकार चाहिए तो मूल अधिकार को लागू करने के लिए जो साधन है, वो साधन यानी कि संविधान आपके पास है ही नहीं। तो वही साइमन कमीशन ने कहा कि भाई कोई व्यवहारिक महत्व नहीं है। इसलिए इन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ क्या कर दिया भाई, स्वीकार करने से, मूल अधिकार देने से स्वीकार करने से मना कर दिया था। ठीक है, रिपोर्ट में इन्होंने लिखा था कि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था मौजूद नहीं है, कोई भी ऐसी व्यवस्था मौजूद नहीं है जिसको ध्यान में रख करके क्या किया जाए, मूल अधिकार दिया जाए। क्लियर है? फिर 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का कराची में जो अधिवेशन हुआ था, इस कराची अधिवेशन में भी ध्यानपूर्वक रखिएगा मूल अधिकार की मांग की गई थी। बहुत बार ये सवाल पूछा गया, लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था। क्लियर है? फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो आपका हो रहा था, गांधी जी जिसमें पार्टिसिपेट किए थे। गोलमेज सम्मेलन मतलब कि जो टेबल क्या थे, गोल थे। और पहले गोल का मतलब ये क्या है भाई, समझिए। देखिए, टेबल तो भाई दो प्रकार के होंगे, चलिए यही बता दिया जाए। एक तो ये भी टेबल है आपका, ठीक है, थोड़ा सा 3D व्यू में कोशिश किया जाए बनाने का। एक मिनट भाई, जगह देखे आ जाए यहाँ पे। चलिए देखिए, समझिए, गोलमेज सम्मेलन भाई आपको हिस्ट्री भी तो पढ़ना ही ना, इसीलिए जरूरी है आपके लिए जानकारी। देखिए, ये आपका एक टेबल हो गया, ठीक है, और एक टेबल अब यहाँ पे आप बैठ, और एक आपके पास ये टेबल है, ठीक है, आपके पास एक ये टेबल है। तो ये क्या भाई, गोलाकार टेबल है, और ये आप क्या बोलेंगे भाई, आयताकार बोल सकते हैं। ठीक, तो इसकी खूबियाँ क्या, इसको भी समझिए। जैसे कि आप कोई भी डीएम ऑफिस या कार्यालय में जाते होंगे तो आपको ये चेयर मिलेगा, यानी ये टेबल मिलेगा। एक चेयर में यहाँ पे बैठे हुए रहेंगे डीएम साहब, और यहाँ आम जनता बैठेगी। तो ये भाई बराबरी का निशानी नहीं होता है ये टेबल। लेकिन आप घर में गोल टेबल, डाइनिंग टेबल गोल देखें, क्योंकि सब लोग बराबर होते हैं। और ये पहली बार गोल मेज सम्मेलन जो कहने का पीछे ये रहते हैं कि पहली बार भारतीयों को अंग्रेजों के समान एक दर्जा दी गई थी। तो एक गोल टेबल रखा गया था, उसमें भारतीयों को बैठने का पहली बार ऐसा बोला जाए तो भाई निमंत्रण मिला था, इसलिए बोला जाता गोलमेज सम्मेलन। ठीक, तो आगे आइएगा यहाँ से। तो ये भाई गोलमेज सम्मेलन में भी क्या हुआ था, गांधी जी के द्वारा मूल अधिकारों की मांग की गई थी। फिर 1934 में इंग्लैंड में ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी यानी कि संयुक्त संसदीय कमेटी के सामने प्रस्ताव रखा गया था कि क्या मूल अधिकार दिया जाना चाहिए। यानी इंग्लैंड में ये बातें चल रही थी, एक कमेटी बनी थी कि क्या मूल अधिकार दिया जाना चाहिए। तो इस कमेटी ने भी साफ साफ इनकार कर दिया था। और इस कमेटी के रिपोर्ट के इनकार करने के बाद ही जो भारत में 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उस एक्ट में मूल अधिकारों का कोई भी जिक्र नहीं किया गया। तो आपसे पूछता भी है एग्जाम में ये क्वेश्चन, क्या जिक्र है। तो देखिए, ये सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इतना जितना भी मैंने पॉइंट बताया। देखिए, ये किस प्रकार से अभी मूल अधिकार का विकास हो रहा है भारत में। फिर से संविधान सभा का गठन की योजना आया साइमन कमीशन के द्वारा। आपका क्या हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ। प्रस्तुत करने वाले कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा क्या हुआ फाइनली। फिर देखिए, यही वो साइमन कमीशन है, मतलब कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। साइमन कमीशन जो आया था, सॉरी वहां पे मैंने बोल दिया था संविधान सभा का, ये कैबिनेट मिशन आ रहा है आपका संविधान सभा का फॉर्मेशन करने के लिए। तो वो साइमन कमीशन क्या किया था भाई, आपको मूल अधिकार से अभी तक देने से इनकार कर रही थी। अब देखिए क्या कर रहा है कैबिनेट मिशन, वही अंग्रेज 1946 का सुझाव दे रही है कि मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों पर सिफारिश देने के लिए एक कमेटी बनाई जाए, जिसको ध्यान में रखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल, मतलब ये कैबिनेट मिशन भारतीयों को कह रहे हैं भाई
कि जितने मूल अधिकार के लिए और जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके अधिकार के लिए क्या करे भाई, एक कमेटी बनाए। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कमेटी बनाए। और फिर इसके बाद यहाँ पे आगे पढ़े, कमेटी बनाने की क्या की भाई, सिफारिश दी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उन्होंने एक कमेटी बनाए जिनके खुद अध्यक्ष रहे, किसके, मूल अधिकार के, और अल्पसंख्यक के भी जो एक उपाध्यक्ष बनाए गए, जेबी कृपलानी। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा गया, जेबी कृपलानी की उपाध्यक्षता में एक उप समिति बनाई गई थी। इन्हीं समितियों के सुझाव के आधार पर फिर मूल अधिकार का संविधान को शामिल किया गया हमारे संविधान में। तो किसका इंपॉर्टेंट रोल है अगर देखें ध्यानपूर्वक, तो वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, और आपका जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी क्या भाई, उपाध्यक्षता में एक उप समिति बनाई गई थी, यानी कि उपाध्यक्ष रहे उस समिति के, किसके, अल्पसंख्यक के। समझिए इसको, जो अंग्रेज अभी कह रहे थे कि भाई आप सक्षम ही नहीं है व्यवहारिक रूप से, अब ये कैबिनेट मिशन आकर के क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक से समझिए, 1946 में, कि मूल अधिकार के लिए तथा जो अल्पसंख्यक वर्ग जो लोग हैं उनके अधिकारों पर सिफारिश देने के लिए एक कमेटी बनाई जाए। ठीक है, कि आप एक कमेटी बनाए, तो इसी मूल अधिकार के लिए, ठीक है, क्या क्या भाई, एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समिति बनाया जिसका खुद अध्यक्ष बने, और अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार के लिए, मूल अधिकार के लिए जेबी कृपलानी ने एक समिति बनाई जिसके वो उपाध्यक्ष रहे। तो इन्हीं दोनों ने क्या किया, एक ड्राफ्ट तैयार किया। ठीक है, इन्हीं दोनों के वजह से, ठीक है, इन्हीं दोनों के वजह से फाइनली आज जो आप मूल अधिकार देख रहे हैं होते हैं। क्लियर है भाई, यानी इन्हीं की वजह से, मतलब इन समिति के वजह से। इस समिति के मेन अध्यक्ष कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये कौन है, जेबी कृपलानी है, अल्पसंख्यक के। तो इन्होंने फिर सुझाव दिया, इन समितियों ने सुझाव दिया, और इसी समितियों के सुझाव के आधार पर मूल अधिकार को क्या किया गया भाई, संविधान में शामिल किया गया। इस प्रकार से हमारा मूल संविधान का विकास हुआ। समझ में आया कि नहीं भाई। तो अगर आपसे पूछ लिया जाएगा भाई समिति किस समिति मूल अधिकार की जो संविधान में शामिल की गई थी, उस समिति के अध्यक्ष कौन रहे, तो जेबी कृपलानी और आपका क्या हो गया भाई, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्ग के अध्यक्ष कौन रहे, अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों के लिए एक समिति बनी जिसके उपाध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी, और मूल अधिकारों की जो समिति बनी थी वो उसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर है। तो ये हम लोग क्या क्या कवर करते चल रहे, इसको भी टिक करते चलेंगे। देखिए, मूल अधिकार का अर्थ, मूल अधिकार का अर्थ हो गया मूल अधिकार के विकास देगा, मूल अधिकार की विशेषताएं, ठीक है, और फिर मूल अधिकार के प्रकार। अब प्रकार की बात देखिए कि कितने प्रकार के मूल अधिकार होते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए, ये बात है 26 जनवरी 1950 में जब हमारा संविधान लागू हो रहा था, तो कुल मूल अधिकार के 7 प्रकार थे। ठीक है, देख सकते हैं। समता का अधिकार, यानी कि देखिए इस प्रकार से जो इंग्लैंड के संविधान में नहीं मेंशन है, कहीं भी रिटर्न है, लेकिन अमेरिका में क्या था, बिल ऑफ राइट इसी प्रकार से कई प्रकार में लिखे थे, इसलिए हमने अमेरिका से लिए। तो ये हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। समता का अधिकार पढ़ेंगे, आर्टिकल 14 to 18। स्वतंत्रता नहीं होता है, अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन की पुस्तक में स्वातंत्र ये लिखा हुआ, जिसका आर्टिकल 1922 पढ़ेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि आर्टिकल 23 से 24 देखेंगे। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार फिर हम लोग उसमें देखेंगे आपका आर्टिकल 25 से 28। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। तो अब एक बात याद रखना कि जो आपका ये छठा जो फंडामेंटल राइट है, जो संपत्ति का अधिकार है, जो पहले फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था, अब ये क्या बन गया, एक कानून बन गया, यानी क्या बन गया, आप एक विधि बन चुका। ठीक है, यानी अब ये आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है। अगर अब ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है तो क्या इसकी फायदा, मतलब क्या इसके नुकसान है? फायदा तो कुछ नहीं होगा भाई, कोई नुकसान ही है। हाँ, फायदा देश के लिए भी है, सरकार के लिए फायदा है। वैसे क्यों है, नहीं है, ये सब चीज़ अभी आपको पहले समझाते हैं। तो पहले इसको हर एक एक कर को पढ़े, पहले टाइप्स को, उससे पहले ये समझ लीजिए संपत्ति के अधिकार को, पहले इसको हम लोग खत्म कर लेंगे, फिर यहाँ से सारी चीज़ों को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए संपत्ति के जो अधिकार की जो वर्तमान स्थिति अभी क्या है उसको समझेंगे, पहले क्या थी, क्यों हटाई गई, ये सारी चीज़ों को पहले हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया टाइटल में, संपत्ति का जो अधिकार की जो वर्तमान क्या स्थिति है। देखिए यहाँ लिखा क्या गया है कि वर्तमान समय में जो संपत्ति का अधिकार है वो एक संवैधानिक है और एक विधि अधिकार है। मतलब क्या है, अब इसको समझिए। देखिए इसको यहाँ से हम लोग क्लियर कर ले रहे हैं, पहले स्पेस ले लिया जा भाई। संपत्ति के अधिकार को अच्छे से क्लियर कर पहले समझिए, और वैसे भी प्रॉपर्ली आपको जानकारी होना भी चाहिए इसके बारे में भी। देखिए यहाँ से चीज़ें देखते हैं। देखिए बात है संपत्ति के अधिकार की। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये जो आपका संपत्ति का जो अधिकार था, ठीक है, ये क्या था, आपका एक फंडामेंटल राइट्स थी, लेकिन आज ये आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है।
तो अब ये क्या है आपका एक विधिक है, यानी कि अब इसको क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। कब किया गया था, एक संविधान संशोधन किया गया, 44वां संविधान संशोधन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया था 1978 में, ठीक है। अब इसको पहले ये समझिए कि मूल अधिकार से हटाया क्यों गया था, उससे पहले भी यार यहाँ पे चीजों को देख लीजिए। देखिए क्या किया गया था भाई, 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया और इसको क्या कर दिया गया भाई, एक कानून के तहत रख दिया गया। किस कानून के तहत, तो देखिए संविधान के भाग 12 में इसको आर्टिकल 300A में क्या कर दिया गया, इसका प्रावधान रख दिया गया। यानी कि जो एक मूल अधिकार थी अब इसको क्या कर दिया गया, कानून बना दिया गया। कानून बनाना मतलब क्या है, एक कानून यानी कि एक विधिक अधिकार अब बन चुके। अब ये मूल अधिकार नहीं, एक विधिक अधिकार है और ये संवैधानिक भी है। संवैधानिक क्यों है, क्योंकि ये हमारे संविधान में आर्टिकल में मेंशन है, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए किताबों में लिखा हो रहा था, इसका मतलब पहले समझिए क्या है कि जो वर्तमान समय में संपत्ति का जो अधिकार है वो संवैधानिक और विधिक अधिकार है। पहले क्या लिखा जाता था, जब यह फंडामेंटल राइट्स था तो वर्तमान समय पहले ये लिखा जाता है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो एक संवैधानिक और मूल अधिकार है। अब ये मूल हट करके क्या आ गया, विधिक। विधिक इसीलिए आ गया क्योंकि अब ये मूल नहीं रहा, मूल अधिकार नहीं रहा, अब ये कानून राइट रहा, कानून अधिकार रहा है। यानी विधि से ही आपकी संपत्ति को छीन, यानी अब कानून अधिकार आ गया है, यानी कि कानून के तहत अब आपका ये संपत्ति का अधिकार है। कानून बनाकर सरकार जब चाहे तो आपकी संपत्ति को हड़प सकती है या छीन सकती है, कुछ भी कर सकती है। अभी हम उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ों को समझिए कि ये जो संपत्ति का जो अधिकार था, जो आपका एक फंडामेंटल राइट्स था, यानी कि जो एक आपकी मूल अधिकार थी, इसको क्यों हटाया गया। देखिए भारत जब आज़ाद हो रहा 1947 में, 1947 से लेकर के 1977 तक किसकी सरकार थी, एक ही पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की, ठीक है। किसकी सरकार थी भाई, कांग्रेस की सरकार थी। अब 1977 में क्या हुआ था भाई, पहली बार चुनाव हुआ। इस चुनाव में क्या हुआ भाई, कांग्रेस हार रही है और कौन आ रहा, पहली बार जनता पार्टी, ठीक है। जनता पार्टी की सरकार बनी थी पहली बार 1977 में। जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, यानी कि इस जनता पार्टी की जो विचारधारा है, इसकी जो विचारधारा वो क्या है भाई, समाजवादी विचारधारा। समाजवादी कहने का मतलब क्या है, ठेठ भाषा में समझिए कि भाई अमीरी और गरीबी के बीच में, ठीक है, जो गैप है ये गैप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ना कोई अमीर ना कोई गरीब, यानी कि समाजवादी मतलब क्या है भाई, इनका मानना क्या है कि ना कोई अमीर होना चाहिए ना कोई गरीब होना चाहिए, ठीक है। ये जनता पार्टी जो है उनकी विचारधारा थी, ठीक। तो पहले ये समझिए कि जब कोई भी पार्टी आती है, जिसकी भी सरकार बनती है, तो पहले पार्टी की जो भी स्कीम या योजनाएं चल रही थी तो उनकी योजनाओं को खत्म किया जाता है और उस पार्टी की जो विचारधाराएं रहती है उसके अकॉर्डिंग स्कीम चलाई जाती है। तो जो सरकार अभी पहली बार भारत में एक नई सरकार बन रही है जनता पार्टी की, जिसकी विचारधारा कैसी है, समाजवादी विचारधारा। समाजवादी मतलब समझ में आए कि जो अमीरी गरीबी के बीच जो यानी कि खाई है या फिर जो गैप है वो बहुत अधिक तक कम हो जाना चाहिए था। तो इनका ये मानना है जनता पार्टी का कि अगर ये जो संपत्ति का जो अधिकार है, अगर ये संपत्ति का अधिकार, अगर ये फंडामेंटल राइट्स रहता है, ठीक है, अगर ये संपत्ति का अधिकार, ये अगर जो आपका मूल अधिकार रहता है, तो ये जो समाजवादी जो विचारधारा है जनता पार्टी का, ये समाजवादी हमारे देश में या फिर लोगों में ये विचारधारा लाने में क्या है, ये संपत्ति का अधिकार एक बाधक का कार्य कर रहा है। यानी कि क्या कर रहा है, एक डिवाइडर या फिर बोला जाए कि एक अवरोध की तरह काम कर रहा है। नहीं समझ में आया। हमने ये कहा कि भारत में पहली बार 1947 से लेकर 1977 तक एक ही पार्टी है चल रही है, कांग्रेस की। पहली बार जो है एक नई पार्टी की सरकार बन रही है 1977 में, जनता पार्टी की सरकार, जिसकी विचारधारा कैसी है, समाजवादी। समाजवादी मतलब सभी को बराबर एक समान तल पे ले आना है। तो अगर इन्होंने ये कहा जनता पार्टी ने कि भाई ये जो संपत्ति का जो अधिकार, जो एक मौलिक अधिकार है, सॉरी जो एक मूल अधिकार है, अगर ये मूल अधिकार होगा तो हमारी जो सोच, हमारी जो विचार समाजवादी की है, ये समाजवादी लाने में ये क्या करेगा, एक अवरोध के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। अब ये कैसे काम करेगा, जैसे कि अब इसको समझिएगा। इनका ये कहना है कि अगर संपत्ति का अधिकार, अगर मूल अधिकार रहा तो जो अमीर है और जो गरीब है, ठीक है, तो इन अमीर, अब जैसे कि अब आप कह रहे हैं कि भाई हमारे पास इतने संपत्ति है, अब जो गरीब है उनके पास कुछ भी नहीं है, तो इनके बीच क्या होगा, एक गैप बना रहेगा, ठीक है। और समाजवाद मतलब क्या है, इनके बीच जो गैप है उसको कम करना है। तो इस गैप को कम करने के लिए ही ये जो आपका संपत्ति का जो अधिकार था, इसको क्या किया गया भाई,
जो मूल अधिकार से इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, इसलिए कहा गया, इनके तरफ से ये बात रखी गई कि ये जो मतलब एक तो ये एक विचार रखी गई। ठीक है, मतलब एक विचारधारा के तहत इसको क्यों हटाया गया मूल अधिकार को, और एक मैं बताऊंगा कि जो नॉर्मली जो बिहेवियर मतलब कि प्रैक्टिकली जो राइट है जो इसको हटाया गया मूल अधिकार से, वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो ये इस विचारधारा के तहत, यानी कि समाजवादी विचारधारा के तहत ये एक अवरोधक के रूप में काम कर रही थी, इसलिए इसको क्या कर दिया गया भाई, मूल अधिकार से हटा करके एक कानून का अधिकार बना दिया गया, आर्टिकल 300A में रख दिया गया। ये एक पहला कारण था। दूसरा कारण भारत के विकास के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए। अब कैसे, तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि आप जैसे कि ये कोई एक प्लेस है आपका, ठीक है, और आप यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, कोई एक स्टेट ये है। अब ए और बी, इस स्टेट में जाने के लिए आपके पास ये रास्ता है। अब इधर से जाने में काफ़ी ज़्यादा फ्यूल लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा संसाधन लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। लेकिन अब इधर में है क्या भाई, कुछ लोगों का अपना घर जमीन वगैरह है। अब सरकार अगर यहाँ से अगर कोई लाइन बना ले भाई, तो भाई समय की भी बचत है, पैसे भी बचेगी भाई देश की। अब क्योंकि भाई अगर सामान का अगर यहाँ से लोडिंग अनलोडिंग किया जा रहा है, आयात निर्यात हो रहा है, तो भाई फ्यूल भी तो खर्च हो रही है। फ्यूल खर्च हो रही है तो भाई प्रोडक्ट का कॉस्ट इंक्रीज हो रहा होगा। प्रोडक्ट का कॉस्ट इंक्रीज होगा तो मार्केट में जो बाइंग करने वाले जो लोग आम जनता, उनकी पॉकेट ढीली होगी। तो अब यहाँ पर क्या किया जा सकता है, एक रास्ता बनाया जा सकता है, एक लाइन बिछाया जा सकता है, कुछ भी। लेकिन ये आम जनता की भाई संपत्ति है। अब ये संपत्ति अगर इनकी है तो भाई ये एक फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है। तो अब ये सरकार चाह करके भी क्या कर सकती है, यहाँ पे लाइन नहीं बिछा सकती। इसीलिए इनका ये कारण दिया गया कि देश के विकास के लिए ये संपत्ति का अधिकार एक बहुत बड़ा बाधक है। इसीलिए इसको क्या किया जाए भाई, फंडामेंटल राइट से हटा करके इसको एक विधिक अधिकार बना दिया जाए। तो ये एक ठोस रीजन रहा, व्यवहारिक रीजन रहा, और ये वैचारिक रीजन है भाई कि अमीरी गरीबी की खाई को कम करने के लिए एक अवरोध के रूप में काम कर रही है। यहां तक चीजें क्लियर है। तो इट मीन्स अब आपका जो, चलिए यहां जाइए नोट्स में, यानी कि आपका जो ये संपत्ति का अधिकार है अब आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखिए यहां जो लिखा गया है कि आज जो वर्तमान समय में आप देख रहे हैं, ये जो संपत्ति का अधिकार क्या एक संवैधानिक है। संवैधानिक क्यों है, क्योंकि ये हमारे संविधान में आर्टिकल 300A में लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको संवैधानिक कह रहे हैं। और क्या है, एक विधिक अधिकार है, ये मूल अधिकार नहीं है, अब ये एक विधिक अधिकार है। विधिक अधिकार कहने का मतलब ये कि सरकार जब चाहे आपकी संपत्ति में क्या कर सकती है, हस्तक्षेप करके उसे छीन सकती है, कोई भी कानून बना करके। इसलिए अब ये क्या हो गया, कि विधिक अधिकार हो गया। विधि से आपकी संपत्ति को छीनी जा सकती है या फिर आपको दी भी जा सकती है, दोनों काम किया जा सकता है। अब इसको समझिएगा जैसे कैसे होगा। अब इसके समझने से पहले भी एक बात को ये समझिए कि अब जो आपकी जो संपत्ति का जो अधिकार है, देखिए ये क्या हो गया, अब आपका एक विधिक अधिकार हो गया है। विधिक अधिकार मतलब हो गया है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपका ये जो संपत्ति का अधिकार, अब ये एक विधिक अधिकार हो चुका है। अब ये आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है। तो अगर ये फंडामेंटल राइट्स था तो भाई क्या था, आप क्या थे भाई, आप बिल्कुल सुनिश्चित है। लेकिन अब जो है आप एक जो बॉडी है उससे आप सुनिश्चित नहीं होंगे, यानी कि जो कार्यपालिका है, ठीक है, कार्यपालिका जो है आपकी, वो आपके जो संपत्ति है उसको छीन नहीं सकती है। लेकिन जो आपकी विधायिका है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा, जहाँ पे कानून बनाया जाता है, तो वो कानून बना करके, जैसे कि आपके जिले में आप जहाँ भी रहेंगे, कोई भी डीएम या एसपी आपके संपत्ति को नहीं हड़प सकती है। बिल्कुल, अगर उनको ऑर्डर आया, कोई कानून बना करके सरकार भेज दी है, तो उस कानून के तहत ये कार्यपालिका आपकी संपत्ति को हड़प सकती है। यानी कि अब आपकी जो संपत्ति का अधिकार है, जो एक विधिक अधिकार बन चुका है, वो किससे सेफ नहीं है, तो विधायिका से सेफ नहीं। क्यों, क्योंकि अब ये एक विधिक अधिकार है और ये विधायिका विधि बना करके, विधि मतलब कानून बना करके आपकी संपत्ति का अधिकार को कभी भी छीन सकती है या कभी भी आपको दे सकती है। जैसे कि कोई एक क्षेत्र है, अब इस क्षेत्र में कुछ ऐसा आपदा प्रबंधन, कोई ऐसी प्राकृतिक घटनाएं घट गई, तो वहां के जो भी लोगों के घर वगैरह क्या हो गए, टूट या कुछ भी चीज हो गई, तो सरकार कोई कानून बनाकर इनको कोई क्षेत्र में घर दे सकती है। तो कोई कानून के तहत इनको संपत्ति दिया भी जा सकता है। अब जैसे इनको कोई यहाँ पे लाइन बिछानी है, तो इससे क्या कर सकते हैं, कानून बना करके संपत्ति को छीन भी सकते हैं। क्योंकि अब ये एक आपका मौलिक अधिकार, मूल अधिकार नहीं रहा, अब ये क्या हो गया कि विधिक अधिकार हो गया। संवैधानिक और विधिक अधिकार है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो संपत्ति का अधिकार है किससे सुरक्षित है, कार्यपालिका से या विधायिका से, तो क्या कहेंगे भाई, कार्यपालिका से तो सुरक्षित है, लेकिन विधायिका से अब आपकी संपत्ति का अधिकार सुरक्षित नहीं है। अब ये जो संविधान को कहां रख दिया गया है, भाग
12 में रख दिया गया है और कितने आर्टिकल में, आर्टिकल 300A में, ठीक है, कानून बना करके। यानी कि भाई कानून का अधिकार है ये। विधि के प्राधिकार के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित, अब इसको समझिए कि ये जो आपका जो संपत्ति का अधिकार है, अब क्या है भाई, एक आपका विधिक अधिकार हो गया, ठीक है। यानी कि विधिक अधिकार मतलब कि संपत्ति का अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता है, केवल और केवल कौन, विधायिका। तो वही बात लिखी गई है कि विधि के प्राधिकार जो होंगे, यानी कि विधि के प्राधिकार का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वैसे अधिकारी जिनको विधि बनाने का अधिकार है, केवल वही आपके संपत्ति के अधिकार को छीन सकती है कानून बना करके। उसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया, ये भी पॉइंट आपको यहाँ तक समझ में आ गया। आगे चलिए, वर्तमान समय में किसी व्यक्ति की संपत्ति कार्यपालिका से तो सुरक्षित है, लेकिन किससे सुरक्षित नहीं है। तो अगर आप कह रहे हैं कि आपकी ये संपत्ति है, तो भाई एक मिथ है, ये आपकी विधायिका जब चाहे या तो आपसे छीन सकती है या आपको दे सकती है। और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इसके बदले आपको कोई भी मुआवजा, जैसा होता है ना कि भाई सरकार आपसे इतनी जमीन ले रही है अपने देश के विकास के लिए, तो वो उनकी स्वेच्छा के ऊपर है, वो आपको चाहे तो पैसा उसका दे या चाहे तो ना दे, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना तो कोर्ट जा सकते। लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि अगर आपकी जमीन सरकार ले रही है या कोई भी संपत्ति अगर आपकी सरकार ले रही है, तो उसके बदले आपको मुआवजा सरकार दे देती है। उसके पीछे एक रीजन ये होता है कि उनकी अपनी कुर्सी। लेकिन ऐसा कहीं भी कोई कानून नहीं है कि सरकार अगर आपकी संपत्ति लेगी तो उसके खिलाफ सरकार को मुआवजा देना ही होगा, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। यहां तक चीजें क्लियर है भाई। तो ये आपका जो फंडामेंटल राइट जो था आपका संपत्ति का जो अधिकार, ये समझ में आया कि अब क्या हो गया है, आपका ये एक विधिक अधिकार हो गया है, ठीक है। और ये कैसा एक संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक तो सारा है क्योंकि हमारे संविधान में मेंशन है, लेकिन ये क्या है अब आपका विधिक अधिकार। तो ये क्लियर हो गया, इसके जितने भी फैक्ट, जितने भी पॉइंट, जितने भी कंसेप्ट से क्वेश्चन बनेंगे क्लियर है अब आपके। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से समता का अधिकार 14 to 18। इसे पढ़ने में हो सकता है चाहे 2 क्लास या 1 क्लास लग जाए, इसे पढ़ने में 2 क्लास तो आराम से लग जाएंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार 1 क्लास में लगेगा, इसे हम लोग कोशिश करेंगे 1 क्लास में निपटाने में। मतलब यहाँ से 1 क्लास चलेगा, कम से कम 3 से 4 क्लास और लगेंगे। तो जैसा मैंने आपको समय दिया ना, कम से कम 6 घंटा, मिनिमम 6 आवर्स लगेंगे, मैक्सिमम 10 घंटे तक भी ले जाया जा सकता है अगर पूरा डिटेलिंग करने लगो। क्योंकि अब यहाँ पर ही अगर आप देखेंगे ना भाई, समता का अधिकार में शायद होप शो एक लेक्चर में चीजें हो जाए। तो अब ये तो आपका, लेकिन स्वतंत्र का जो अधिकार है ये एक लेक्चर में होगा ही नहीं, इसके लिए 2 घंटे से प्लस चाहिए भाई, ठीक है। क्योंकि देखिए समता का अधिकार में आपको सारा चीज पढ़ना है, यहाँ पे सारे मंडल कमीशन, ओबीसी वगैरह का जो आरक्षण वगैरह जो बातें होगी, यहाँ पे सब कुछ समझना होगा। तो यहाँ से कल हम लोग आगे, और ये नोट्स भी मैंने नहीं लिया ताकि आपको चीजें, फिर अगर मैं हर एक चीज लिखूंगा तो समय भी लगेगा। वैसे देखा जाए तो भाई देखिए, अच्छा एक चीज और यहाँ छूट गया, देखिए जो आपका संपत्ति का जो अधिकार है संविधान का मूल ढांचा नहीं है। इसका मतलब समझ में आ रहा है, यानी मूल ढांचा नहीं, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं है। तो सरकार मतलब अब आपकी जो संपत्ति का सरकार कोई कानून बनाती है, ठीक है, तो वो भले आपके संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन भी कर रही होगी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है सरकार, क्योंकि वो मूल ढांचा में आपका संपत्ति का अधिकार रहा नहीं, ठीक है। हाँ, अगर ये आपका मूल अधिकार में रहता तो फिर वो मूल ढांचा के तहत हो जाता संविधान का। अच्छा, मूल ढांचा मतलब आपको समझ में आता है। देखिए मूल ढांचा जो बात होती है ना संविधान में, इसको आप कहीं भी किसी भी किताब में, या किसी किताब को छोड़ दिए, हमारे संविधान में इसका कोई भी परिभाषा नहीं दिया गया। बस इस प्रकार से समझिए कि मूल ढांचा कहने का मतलब यह है कि जो संविधान की जो प्रस्तावना है ना, यानी जो संविधान की जो आत्मा है, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए भाई, उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो मूल अधिकार आपके प्रस्तावना के तहत ही है भाई। तो अगर मूल अधिकार में अगर सरकार कोई कानून बनाती है और मूल अधिकार में अगर कोई हनन हो रहा है, यानी कि संविधान का मूल ढांचा में उल्लंघन हो रहा है, तो वो कानून निरस्त हो जाएगा। लेकिन अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार रहा ही नहीं, और ना ही अब मूल ढांचा के तहत रहेगा, तो कोई भी कानून बनाएगी सरकार, तो आपका अगर मूल ढांचा में ये है नहीं, संपत्ति का अधिकार का अगर उल्लंघन भी होगा तो भी वो कानून निरस्त नहीं हो सकता। क्लियर है भाई, समझ में आ गया। तो सेशन आगे कल का कंटिन्यू करेंगे। होप शो सेशन अच्छा लगा होगा, चीजें समझ में आई होगी, बहुत अच्छी नई चीजें आपको मिली होगी। मिलते हैं आगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।